हुरैन जो उसकी शिद्दतों को सहकर थोड़ी देर पहले ही सोई थी, सुबह अपने ऊपर बोझ को महसूस करके उसकी आंख खुली थी। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल कर देखा। मुस्तफ़ा उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिए बड़े आराम से उसके सीने पर सर रखे सो रहा था। नींद में भी उसकी पकड़ हुरैन पर मजबूत थी। शायद उसे नींद में भी डर था कि वो कहीं उसको छोड़ कर न चली जाए। हुरैन कितने ही लम्हे बस उसको देखती रही, जो उस वक्त सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मुस्तफ़ा उन दोनों के दरमियान रिश्ते की नई शुरुआत कर चुका है, बल्कि उससे अपनी मोहब्बत का भी एतराफ़ कर चुका है। वो चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट लिए बहुत मोहब्बत से उसके बालों में हाथ चलाती, अपनी सोचों में गुम थी, इस बात से बेखबर कि मुस्तफ़ा की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी। अगर तुम इसी तरह मेरे बालों में हाथ चलाती रही तो ना मुझे रात वाला मुस्तफ़ा बनने में देर नहीं लगेगी। उसकी खुमार आलूद आवाज़ हुरैन की समात से टकराई तो उसने बेसाख्ता नज़रें उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो आंखों में बेपनाह तपिश लिए उसी को देख रहा था। मुस्तफ़ा के बालों में चलता उसका हाथ यकदम सा रुका था। धड़कनें यकदम तेज़ हुई। वैसे मुझे लगता है तुम्हें रात की तरह अब भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसकी आंखों में देखता हुआ थोड़ा सा ऊपर हुआ। उस वक्त उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, कुछ नींद का खुमार तो कुछ उसकी कुर्बत का। जबकि उसकी बात पर उसके खतरनाक इरादे जानकर हूर ने घबरा कर उसे अपने हाथों से पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर बेसूद। मुस्तफ़ा उसकी दोनों कलाइयों को थाम कर उसके चेहरे पर झुका। दोनों के दरमियान इंच भर का फासला था। रात की तरह हूर उससे घबरा रही थी। उसने अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश की तो वो उसके चेहरे पर झुककर उसके गाल चूमने लगा। उसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि हूर बौखला गई। तुम्हारी ये बौखलाहट, घबराहट मुझे मज़ीद गुस्ताखी करने पर उकसा रही है। वो उसके कान की तरफ झुककर खुमार भरी सरगोशी करने लगा और उसके कान की लो को हल्के से अपने दांतों में लेकर दबाया। उसके इस अमल पर हुरैन को अपनी उथल पुथल होती सांसों को काबू करने की कोशिश करने में जिद्दोजहद करना पड़ी, मगर ये तो रात की तरह सही मानों में उसको मारने के दर पे था। मुस्तफ़ा हुरैन के दिल की धड़कनों को अच्छे से महसूस कर सकता था। उसकी खुद की धड़कनें भी मामूल से ज़्यादा धड़क रही थीं। वो हुरैन की फूली हुई सांसों की हिद्दत अपने होंठों पर किसी गर्म हवा की सूरत में महसूस कर सकता था। उसकी लरसती पलकें, कपकपाते गुलाबी लब, शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा उसे फिर से गुस्ताखी के लिए आमादा कर सकता। खान, अभी ये सब करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कोई गलती की तो इस बार सबका शक यकीन में बदल जाएगा। करीम अपने मालिक का अगला हुक्म सुनते ही परेशानी से बोला। वो सालों से उसका वफादार था और वो नहीं चाहता था कि उसका मालिक अपनी गलती की वजह से किसी भी परेशानी में मुब्तला हो। तो तुम क्या चाहते हो करीम? मैं खामोशी से बैठा ये सब देखता रहूं? करीम की बात सुनकर इब्राहिम खान गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होता उसके मुकाबिला खड़ा हुआ और सख्त नज़रों से उसको घूरने लगा, जिस पर बस करीम खामोशी से अपने मालिक को देखता रह गया। बोलो करीम, खामोश क्यों हो गए? बताओ मुझे, क्या मैं ऐसे ही खामोशी से जरी को कोर्ट में अपने खिलाफ केस करता हुआ देखता रहूं और फिर ऐसे ही खामोशी से बैठे बैठे अपनी सज़ा का इंतज़ार करता रहूं? वो अपनी गरजदार आवाज़ में उससे मुखातिब हुआ, जो खामोशी से खड़ा उसको गुस्से से खोलता हुआ देख रहा था। जानते हो ना, अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो मैं बर्बाद हो सकता हूँ, सब कुछ खत्म हो सकता है। वो फिर से एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला और अपने ऑफिस में मौजूद टू सीटर सोफे पर आ बैठा और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे वो उससे अपने सवाल का जवाब मांग रहा हो। मैं सब जानता हूँ मालिक, उनके कोर्ट जाने से आप कोई नुकसान होगा, पर यह भी तो सोचिए कि अगर आपने उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्हें ख़त्म करवा दिया तो सबको आपका शक होगा कि आपके भाई को ख़त्म करवाने में आपका हाथ है। वो यकीन बदल जाएगा, क्योंकि आपके भाई की बीवी के मरने से भी आपको ही फ़ायदा होगा ना। करीम उसको तफसील से सारी बात समझाता हुआ बोला, जो इब्राहिम खान को समझ भी आ गई। ये सच था, उसने दौलत के लिए अपने छोटे भाई का कत्ल करवाया था और उस भाई को जो उनके बाप की दूसरी बीवी से था। इब्राहिम खान को शुरू से ही अपने सौतेले भाई इदरीस से नफ़रत थी। वजह उनके बाप की मोहब्बत, जो वो उनसे ज़्यादा इदरीस से करते थे, और इसी मोहब्बत की वजह से वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी भी उसी के नाम कर गए थे, जिससे इब्राहिम खान की नफ़रत उनके लिए मज़ीद बढ़ गई। वो अपनी इसी नफ़रत में आकर उन्होंने अपने भाई को ख़त्म करवा दिया, ये सोचे बगैर कि वो किसी का शोहर और एक छोटी सी बच्ची का बाप भी था। इदरीस को शुरू से ही अपने भाई की नफ़रत का अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी ज़री को इब्राहिम खान की नफ़रत और उनके इरादों से बाखबर रखा हुआ था। और यही वजह थी कि ज़री अपने शोहर इदरीस की मौत का ज़िम्मेदार इब्राहिम खान को मानती थी, जो गलत भी नहीं था। इसलिए वो कोर्ट से इंसाफ चाहती थी। वो चाहती थी कि इब्राहिम खान को सज़ा मिले, जिसने दौलत की वजह से उनके शोहर की जान ली थी। रुखसार बेगम भी अपने शोहर के इस गुनाह से बाखबर थी,
पर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बस खामोशी से अपने शोहर की नज़रों में आए बगैर ज़री की मदद कर देती थी, जिस पर ज़री उन्हें बहुत मना करती थी, क्योंकि वो अपनी वजह से रुखसार बेगम को किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहती थी। इब्राहिम खान को जब से ज़री के इरादे मालूम हुए थे, तब से उनका यही हाल था। वो किसी भी कीमत पर ज़री को कोर्ट जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। तो अब तुम्हें मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करूं कि मेरा काम भी हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो? करीम की सारी बात सुन लेने के बाद इब्राहिम खान पुरसोच अंदाज में बोला। वो जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करना चाहता था। मालिक, मेरे आपके लिए बस एक ही राय है, फ़िलहाल आप खामोश रहें और कुछ भी ना करें। अभी मामला गर्म है, आपकी एक गलतफहमी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मालिक, मेरे पास आपके लिए बस यही राय है कि फ़िलहाल आप खामोश रहें और कुछ भी ना करें। अभी मामला बहुत गर्म है, आपकी एक गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। वो सर को झुकाए बहुत सुलझे हुए अंदाज में बोल रहा था। उसकी बात सुनकर इब्राहिम का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वो जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। और रही बात ज़री की, उसको मैं देख लूँगा, आप बेफिक्र रहें। वो कोर्ट तो चली जाएगी, मगर ये साबित कभी नहीं कर पाएगी कि आप ही कातिल हैं उसके शोहर के, और ना ही उसके पास कोई सबूत है। जब ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा तो आपका हुक्म भी पूरा कर दिया जाएगा। वो अपने मालिक की तरह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला, जिस पर इस बार इब्राहिम खान मुस्कुरा दिया था। ज़री के ख़त्म होने के बाद मेरा रास्ता बिल्कुल साफ़ होगा। वो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, जिस पर हमेशा से सिर्फ मेरा हक था, सिर्फ मेरा। वो ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंसा था, मगर उसकी हंसी यकदम से गायब हुई जब उसे अपने रूम के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तो उसने करीम को इशारा किया, जिस पर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो देखता कि कौन है, कोई तेज़ी से वहाँ से भागा था। पकड़ो इसे फ़ौरन। इब्राहिम खान ज़री को वहाँ से भागता हुआ देख चुका था। करीम को हुक्म देता खुद भी अपनी जगह से खड़ा होता दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़री, जो यहाँ अपने वकील के साथ इब्राहिम खान को आखिरी वार्निंग देने आई थी कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, मगर उसके वकील को आने में टाइम लगता, इसलिए वो उसका इंतज़ार करने लगी। मगर दोनों की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। उसने जो कुछ भी सुना वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे लगता था वो सिर्फ उसके शोहर की जान का दुश्मन था, मगर वो गलत थी। अभी उन्हें अपने फ़ैसले पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी हूर की ज़िंदगी भी जुड़ी थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसका क्या होगा? ज़री ने अपनी गोद में मौजूद एक नज़र हूर को देखा और तेज़ी से इब्राहिम के ऑफिस से निकली, जबकि इब्राहिम और करीम भी उनके पीछे थे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हूर को लिए सड़क पर दौड़ रही थी। उन्हें डर था कि इब्राहिम खान उनके साथ उनकी बेटी को भी नुकसान न पहुंचा दे। वो बस अपनी बेटी को उनकी पहुंच से दूर ले जाना चाहती थी। उन्हें किसी भी तरह बस उन लोगों से दूर जाना था। भागते भागते उन्होंने एक नज़र मुड़ कर देखा, वो लोग अभी भी उसके पीछे आ रहे थे। उनको अपने करीब आता देख ज़री के कदमों में मज़ीद तेज़ी आई। अगर ज़री ने सब सुन लिया होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए करीम, पकड़ो उसे, इब्राहिम खान सख्त लहजे में बोला, और साथ ही ज़री का पीछा करने लगे। वो भागते भागते काफ़ी दूर आ गई थी। हूर उनकी गोद में थी, जिस वजह से अब उनसे मज़ीद नहीं भागा जा रहा था। रात का पहर, सुनसान सड़क उन्हें खौफनाक लग रही थी, मगर उन्हें अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए भागना था। वो इतनी तेज़ी और बेध्यानी में भाग रही थी कि उन्होंने सामने से तेज़ स्पीड से आती कार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कार पूरी रफ्तार से उनसे टकराई और वो ज़मीन पर जा गिरी। इब्राहिम और करीम, जो उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने दूर से ये मंजर देखा था। वो दोनों छुपकर दूसरी कार से एक लड़के को निकलता देखने लगे। इब्राहिम खान दूर से उस छोटे बच्चे को पहचान गया, क्योंकि वो लड़का शहर के जाने माने बिजनेसमैन ज़मान शाह का बेटा था, जिसे वो ज़मान शाह के साथ देख चुका था। वो दोनों जितनी खामोशी से वहाँ खड़े सब देख रहे थे, उतनी खामोशी से वहाँ से निकल भी गए, क्योंकि उनकी मुश्किल को कोई और उनके रास्ते से साफ कर चुका था। पिछले आधे घंटे से वो कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहलती असफन का इंतज़ार कर रही थी। वो कल रात से घर नहीं आया था। हालांकि वो हयात साहब को फ़ोन करके बता चुका था कि वो रात को घर नहीं आएगा, मगर हफ्सा घर में उसकी गैर मौजूदगी पर परेशान हो रही थी। उस दिन सच बताने के बाद से वो उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं कर रहा था। उसका ये रवैया हफ्सा के दिल को चोट पहुंचा रहा था, मगर इसके बावजूद हफ्सा ने एक बार फिर से उसके बात करने की कोशिश की, मगर जिस बेदर्दी से उसने उस हफ्सा को कमरे से निकाला था, उसके बाद से हफ्सा ने फिर से उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने अल्लाह पर यकीन था कि वो हमेशा की तरह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। बस उसे सब्र करना था। टहलते टहलते उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी, जो रात के 8 बजा रही थी। पता नहीं वो कहाँ था। इतना भी हक नहीं रखती थी वो कि उसको फ़ोन करके पूछ ले। हफ्सा को उसने कौन सा हक दिया था? मैं डैड से बोलती हूँ कि फ़ोन करके मालूम कर लेंगे, शायद आज भी घर आने का इरादा ना हो। वो खुद से मुखातिब होती दरवाजे की तरफ बढ़
पलटी कि जब ही उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। हफ्सा ने दरवाजे की जानिब अभी कदम बढ़ाया ही था कि असफंद को कमरे में दाखिल होता देख उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। वहीं दूसरी तरफ हफ्सा को अपने सामने देख असफंद भी अपनी जगह जम सा गया। दोनों कुछ फासले पर खड़े बस खामोशी से एक दूसरे को तक रहे थे। हफ्सा की आंखों में अपने लिए शिकवा देखकर आज पहली बार असफंद नज़रें चुरा गया। उस वक्त वो शर्मिंदगी की वजह से उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि भागकर उसको अपने गले से लगा ले, उससे माफ़ी मांग ले, उसको बताए कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसकी बात ना सुनकर, उस पर भरोसा ना करके, अपनी इस सोच पर अमल करते वो तेज़ी से आगे बढ़ा और दोनों के दरमियान फासला ख़त्म करते हफ्सा को सख्ती से अपने सीने में भींच गया। उसने हफ्सा के गिर्द अपना हिसार, अपने बाजुओं का हिसार सख्ती से बांध लिया, जैसे वो उसको कहीं छोड़ कर न चली जाए। हफ्सा जो कमरे से बाहर जाने का इरादा कर रही थी, असफंद की इस हरकत पर शौक किसी कैफियत में खड़ी रह गई। असफंद की यह हरकत खिलाफ तवक्को थी। मुझे माफ़ कर दो हफ्सा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारी बात ना सुनकर, तुम पर शक करके। वो उसको अपने सीने से लगाए नम लहजे में बोल रहा था। उस वक्त उसे हफ्सा के साथ किया अपना एक एक गलत रवैया याद आ रहा था, जिन्हें वो चाहे भी तो कभी नहीं बदल सकता था। कल से उसकी यही हालत थी। शर्मिंदगी की वजह से उसमें हफ्सा का सामना करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पर आज वो अपने अंदर हिम्मत मुजतमे करके उसके सामने मौजूद था। मुझे माफ़ कर दो हफ्सा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, कम से कम मुझे उस मोहब्बत का तो मान रखना चाहिए था, पर मैंने वो भी ना किया। वो अपनी एक एक गलती को कबूल कर रहा था। हफ्सा जो अब तक ना समझी की कैफियत में थी, असफंद के लफ्ज़ सुनकर उसे सारी बात समझ आ गई कि वो उससे किस बात की माफ़ी मांग रहा है। तुम्हें छोड़कर मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और जो अब तक करते आ रहे हैं। मेरा दोस्त मुस्तफ़ा, जिसे मैं अपना भाई समझता था, उसने आज तक मुझसे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा हुआ था। असफंद के मज़ीद एतराफ़ पर हफ्सा को सारी बात समझ आ गई थी कि उसको ये बात कहीं और से भी मालूम हुई है, तभी वो यूँ खड़ा उससे माफ़ी मांग रहा है। मैं जानता हूँ मैं गलत था, पर क्या तुम अपने असफंद को माफ़ कर दोगी, सिर्फ एक बार? वो अब उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उससे इल्तजा कर रहा था। उस वक्त उसके लहजे के साथ साथ उसकी आंखें भी नम थीं और उसकी आंखों की नमी हफ्सा की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकी थी। बोलो, जवाब दो हफ्सा, माफ़ कर दोगी ना अपने असफंद को? उसकी खामोशी से घबरा कर असफंद फिर से उससे मुखातिब हुआ और उसके बाजू से पकड़कर उसे करीब करना चाहा, मगर हफ्सा बेदर्दी से उसके हाथ को झटक चुकी थी। मैं नहीं जानती मुस्तफ़ा भाई ये सब कैसे जानते हैं। अगर आज वो तुम्हें सच ना बताते तो तुम कभी मेरी बात पर यकीन ही ना करते। वो उस पाट चेहरा लिए उसकी तरफ देख रही थी, जबकि उसका लहजा बर्फ़ की तरह बिल्कुल सर था, जिसे महसूस करके असफंद गुंग रह गया। बोलो, जवाब दो असफंद, खामोश क्यों हो गए? तुम्हें ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मुझ पर ज़रा भी एतबार नहीं करते, इसलिए मेरा कहा हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो आज अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। उसके रोने की वजह से वो भी उससे बदगुमान हो चुकी थी। उसने उसकी बात पर एतबार नहीं किया था, यही बात उसकी तकलीफ़ का सबब थी कि वो उस पर एतबार कर लेता, उनकी मोहब्बत का मान रख लेता, मगर उसने तो ऐसा नहीं किया था। मैं मानता हूँ हफ्सा, मैं गलती पर था, मुझे तुम्हारा एतबार करना चाहिए था, मगर वक्त और हालात ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। आज वो उस जगह पर मौजूद था जहाँ कुछ दिन पहले हफ्सा थी, और अब वो उसकी हालत समझ रहा था कि वो भी उस वक्त कितनी मजबूर थी। नहीं असफंद, मोहब्बत की सबसे पहली सीढ़ी एतबार की होती है, मगर तुमने मेरा एतबार नहीं किया, मेरे कहे हर लफ्ज़ को झूठा ठहराया। इतना सब करने के बावजूद तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? वो इस बार चीखी थी, आंखों से आंसू बहकर उसके रुखसार से फिसल कर ज़मीन में जज्ब हुए। अगर आज मुस्तफ़ा भाई तुम्हें सब ना बताते तो क्या तुम मेरी बात पर एतबार करते? नहीं ना, तो फिर तुम मुझसे इतनी आसानी से माफ़ी की उम्मीद भी कैसे रख सकते हो? वो उसे हकीकत का वो आईना दिखा रही थी जो वो देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो कह रही थी कहीं ना कहीं सच था। हफ्सा प्लीज़, बस एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो तो शायद तुम्हें मुझसे माफ़ करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त मैं भी एक धोखे में ही जी रहा था। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर फिर से उसके हाथों को थामना चाहा, मगर इस बार हफ्सा ने बेदर्दी से उसके हाथों को झटक दिया। अगर ऐसी बात है तो तुम भी खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो असफंद, यहाँ तक कि तुम तो ज़बरदस्ती मुझसे अपना हक भी ले चुके हो। इस सब के बावजूद मेरे लिए भी तुम्हें माफ़ करना इतना आसान नहीं। वो उससे 2 कदम फासले पर जा खड़ी हुई। असफंद को उसका यूं दूर जाना बहुत तकलीफ़ दे रहा था, मगर क्या करता, गलती तो उसकी भी थी जिसकी सज़ा उसे मिलनी थी। हमारे दरमियान जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की खातिर मुझे माफ़ कर दो, अपने असफी को माफ़ कर दो हफ्सा। वो मज़ीद उसके करीब हुआ तो वो फिर से उससे दूर जा खड़ी हुई। एक बार तुमने कहा था कि वो असफी मर चुका है जो मुझसे मोहब्बत करता था, उस दिन तुमने बिल्कुल सच कहा था असफंद।
क्योंकि मेराज भी मेरे साथ कभी ऐसा ना करता, कभी भी नहीं। उसके दिल का दर्द जब हद से बढ़ गया तो उससे मज़ीद वहाँ रुका नहीं गया। वो अपनी सिसकी को दबाती वॉशरूम में जा घुसी, जबकि असवंत कितनी देर खामोशी से खड़ा बंद दरवाजे को देखता रहा। कितने ही आंसू टूटकर उसकी शर्ट में जज्ब हुए थे। लोग अपनी गलती और गलत फहमी की वजह से अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ खो देते हैं, और वो भी उन्हीं लोगों में से था। तुम्हारी गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। कैसे मर्द हो तुम कि तुमसे एक लड़की नहीं संभल सकी। वो दनदनाती हुई शम्स के ऑफिस में दाखिल हुई और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठे कुछ डिस्कस करते शम्स के कॉलर को अपनी मुट्ठी में जकड़कर जनूनी अंदाज में चिल्लाई, इस बात से बेखबर कि उसके ऑफिस में मौजूद लोग अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। ये क्या हरकत है रुबाब ज़मानचा, ऑफिस है ये मेरा, तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। शम्स जो उस वक्त उस आफत के लिए तैयार न था, रुबाब की इस हरकत पर माथे पर लातादाद चीखने लिए नागवारी से उसको देखता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और झटकने के अंदाज में उसके हाथों से अपने कॉलर को आज़ाद करवाया और साथ अपने ऑफिस में मौजूद लोगों को वहाँ से जाने का इशारा किया, जिस पर वो उसकी बात को समझते हुए वहाँ से चले गए। आज तो तुमने ये हरकत कर दी रुबाब, अगर आइंदा तुमने ऐसी गलती फिर से की ना तो मैं बगैर वजह जाने तुम्हारे हाथों को तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। वो खूंखार नज़रों से उसको घूरता हुआ बोला, और अगर उस वक्त रुबाब की जगह कोई और होता तो वो इस हरकत पर ऐसी सज़ा देता उसे कि ज़िंदगी भर याद रखता। अगर तुम अपना ये गुस्सा उस हफ्सा और उसके बाप के सामने दिखाते ना तो आज हालात कुछ और होते। एक लड़की को हासिल नहीं कर पाए तुम, मुझे क्या सज़ा दोगे। वो तंजिया अंदाज में बोलती शम्स के गुस्से को मज़ीद भड़का रही थी। बस खामोश हो जाओ रुबाब, वरना मैं वो हाल करूँगा तुम्हारा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। वो अपनी हाथों की मुट्ठी को सख्ती से भींचता घुराया। यह लड़की उसके सब्र का इम्तहान ले रही थी। तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो शम्स, अपनी फ़िक्र करो। जिसे तुम शहर भर में तलाश करते फिर रहे हो ना, वो असफंद के घर में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद है। और अब मुझे तुम ये बताओ कि यह हकीकत जानकर तुम उसका क्या हाल करोगे। उसने जैसे अपनी तरफ से शम्स के सर पर बॉम्ब फोड़ा था। उसकी बात सुनकर शम्स कितने ही लम्हे खामोश रह गया। शायद उसके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो बस बेयकीनी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए उसको देख रहा था, जिसके चेहरे पर उसकी हालत देख इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों कैसे मिल सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी असफंद उससे निकाह करे, नामुमकिन, नहीं कर सकता वो उससे निकाह। वो गर्दन नफ़ी में हिलाता उससे कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। ऐसा हो चुका है मिस्टर शम्स खान, असफंद उससे निकाह कर चुका है। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वो उसके घर में मौजूद थी, बल्कि उसने ही मुझे अपने निकाह की खुशखबरी सुनाई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अब सब बताती चली गई, जिसे सुनकर शम्स की गुस्से की वजह से रगें तन गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी आसानी से मेरे हाथ से नहीं निकल सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, जिस वजह से टेबल पर मौजूद सामान और सारी फाइल्स रुबाब के कदमों में आ गिरी थी। उसकी हालत देखकर रुबाब को अब अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। वो बहुत आसानी से ना सिर्फ तुम्हारे हाथ से निकल गई, बल्कि उतनी आसानी से असफंद की ज़िंदगी में भी शामिल हो चुकी है। उसके अंदर जलती आग किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार उसकी नज़रों के सामने हफ्सा के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट घूम रही थी। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और जानते हो, ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है शम्स। अगर वक्त पर तुम उसे हासिल कर लेते तो ये सब ना होता। एक लड़की को नहीं संभाल सके तुम, और ख़ुद को मर्द कहते हो। वो तुम्हारी नाक के नीचे से निकल गई और तुम उसका पता भी ना लगा सके। वो अपने गुस्से में बोलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी बातें शम्स के गुस्से को हवा दे रही थी। अरे तुमसे अच्छी तो मैं रही, कम अज़ कम असफंद को हासिल तो कर लिया था, मगर तुमसे तो ये भी। इससे पहले कि वो अपने जहरकंद लफ्ज़ों से उसके गुस्से को मज़ीद बढ़ाती, शम्स का भारी मजबूत हाथ उसकी गर्दन को दबोच चुका था, जो उसके लफ्ज़ों के साथ साथ उसकी आवाज़ को भी दबा गया था। बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब एक और लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से अगर निकला ना तो आज मेरे ऑफिस से तुम्हारी लाश वापस जाएगी। वो कहर आलूद नज़रों से उसको घूरता हुआ वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, और साथ ही रुबाब की गर्दन पर अपनी पकड़ सख्त की थी, जिस पर वो किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई खुद को उसके शिकंजे से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। मेरा कहना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जाओ जाकर उसको सज़ा दो ना, जो इस सब की ज़िम्मेदार है। वो एक झटके से अपनी गर्दन उसके हाथ से आज़ाद करवाती बमुश्किल बोली। वो किसी भी कीमत पर हफ्सा और असफंद को एक दूसरे के साथ आसानी से नहीं रहने दे सकती थी। वो किसी भी कीमत पर हफ्सा और असफंद को एक साथ खुश नहीं देख सकती थी। उसको भी सज़ा मिलेगी। मेरे साथ धोखा करने वालों को मैं आसानी से नहीं छोड़ता। वो एक नज़र रुबाब की तरफ देखता हुआ बोला,